हेलो, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इस समय जो है गर्मी काफ़ी पड़ रही है, तो आप सब गर्मी में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे काफ़ी, ताकि जो है आपका मोमेंटम बना रहे। मोमेंटम अपना मत तोड़िएगा, कैसा भी मौसम हो, कैसी भी परिस्थिति हो। आप जो अपना एक लक्ष्य बना करके चलते हैं, 5-6 घंटे मिनिमम आपको पढ़ना ही है, उसको आप पढ़िए। एग्ज़ाम आज होना है, कल होना है, 1 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1 साल बाद, उसको कभी ब्रेक मत करिएगा। जैसे एग्ज़ाम्स नज़दीक आते हैं, आप अपने जो है आवर्स बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए, लेकिन 5-6 घंटे रेगुलर आप स्टडी करिए। तो आज हम आपके लिए क्लास लेकर के आए हैं एमसीक्यू की। जो हमारा वर्ड्सवर्थ की, आई थिंक दिस माइट बी द लास्ट क्लास। आज ये लास्ट क्लास होगी और वर्ड्सवर्थ समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग मिल्टॉनिक एज को पढ़ेंगे और मिल्टन को पढ़ेंगे। तो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। स्पेशली अगर आप हायर एजुकेशन के लिए बच्चे जो हमारे देखते हैं, नेट जेआरएफ के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बनना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट बुक हो जाती है, क्योंकि मास्टर्स में ये पढ़ाई जाती है। तो व्हेन यू आर प्रोफेसर, जब आप कहीं प्रोफेसर होते हैं, तो यू मस्ट हैव सम नॉलेज अबाउट दीज क्रिटिकल फीचर्स। इनका कुछ नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए ना। तो चलिए, लेट्स बिगिन। आई हैव 150 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। आई हैव ट्राइड टू कवर almost everything. If something is left out, I will tell it again. Don't worry. So let's begin the class for today. The some students have already joined. Shweta is here, Arsi is here, Chama is here. Good evening, everyone. Everyone. Sarita is also here. Good evening. Good evening, everyone. ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और हम आपको शुरू में ही बता दें कि अगले 3 दिन आपकी क्लासेस अब बंद रहेंगी। 19, 20 एंड 21 को आई विल बी आउटसाइड ऑफ दिस टाउन। अपने होम टाउन में रहूंगा मैं। एंड 22 को आई विल बी हियर अगेन। 22 से शाम से फिर आपकी क्लासेस चलेंगे। तो चलिए, लेट्स बिगिन द सेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, आपके स्क्रीन पर पहला जो क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड बायोग्राफिया लिटरेरिया पार्टली इन रिस्पॉन्स टू वर्ड्सवर्थ प्रीफेस। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्ड्सवर्थ का जो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स है, इसके रिस्पॉन्स में किसने जो है बायोग्राफिया लिटरेरिया लिखी है। काफी ये आसान क्वेश्चन है, सबको पता है बायोग्राफिया लिटरेरिया बहुत ही फेमस क्रिटिकल पीस है। किसकी क्रिटिकल पीस है? तो ये हमारी क्रिटिकल पीस है एसटी कॉलरीज साहब की। एसटी कॉलरीज साहब की है। तो बी इज द राइट आंसर। शरिता, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ओके, चलिए। यस, एब्सोल्युटली, दैट्स राइट। बायोग्राफिया लिटरेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको हम वो क्वेश्चन भी कराएंगे जरूर। Which critic objected to Wordsworth's notion that the language of poetry should mirror that of common people? कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ ने जो ये कहा था कि लैंग्वेज ऑफ पोएट्री शुड बी द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल ना, शुड मिरर दैट ऑफ कॉमन पीपल, इसको किसने ऑब्जेक्ट किया था? वर्ड्सवर्थ के इस आइडिया को किसने ऑब्जेक्ट किया था? हु ऑब्जेक्टेड दिस आइडिया? तो आप लोग क्वेश्चन ध्यान से सुना करिए। मैं आपको क्वेश्चन ट्रांसलेट भी कर देता हूँ, इसीलिए कि ताकि अगर किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आए तो आसानी से समझ जाए कि यहाँ पे क्या पूछ रहा है। और सिर्फ आप इस क्वेश्चन को मत समझा करिए, इस क्वेश्चन को अपने दिमाग में रखा करिए क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इनका जो कॉमन लैंग्वेज का, कॉमन पीपल की लैंग्वेज का जो आइडिया था, कह रहे हैं इस आइडिया को ऑब्जेक्ट किसने किया? हु ऑब्जेक्टेड दिस? तो एब्सोल्युटली इट वाज ऑब्जेक्टेड बाय एसटी कॉलरीज। एसटी कॉलरीज ने जो है अपनी बायोग्राफिया लिटरेरिया में इसको ऑब्जेक्ट किया था। ध्यान रखिएगा, बायोग्राफिया लिटरेरिया में पहले क्रिटिक हैं, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने इसको ऑब्जेक्ट किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही फेमस है। बायोग्राफिया लिटरेरिया कब आई थी? 1817 में। ठीक है, कॉलरीज का कहना यह था कि पोएटिक डिक्शन जो है उसमें जो इमेजिनेशन होनी चाहिए, लैंग्वेज होनी चाहिए, थोड़ी सी एलिवेटेड होनी चाहिए ना। जितना सिंपल वर्ड्सवर्थ ने बता दिया उतना सिंपल भी नहीं होनी चाहिए ना। तो ये ध्यान रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रेफर्ड टू वर्ड्सवर्थ्स पोएटिक अप्रोच एज द एगोटिस्टिकल सबलाइम? किसने इनके पोएटिक अप्रोच को एगोटिस्टिकल सबलाइम कहा है? एगोटिस्टिकल सबलाइम किसने कहा है?
योगिता इज हियर। नमस्ते योगिता। किसने कहा है? ये बहुत ही फेमस, आप सबको पता है ऑलमोस्ट, इतनी बार ये बताया जा चुका है, कराया जा चुका है, लगभग सबको पता होगा। एगोटिस्टिकल सब्लाइम जो वर्ड है, हाँ, ये किसने यूज किया है? ये हमारे यूज किया किसने? कीट साहब ने, ठीक है, जॉन कीट साहब ने। ये जो इनके एक मित्र थे, रिचर्ड वुडहाउस। रिचर्ड वुडहाउस, रिचर्ड वुडहाउस को एक इन्होंने लेटर लिखा था, ठीक है, रिचर्ड वुडहाउस को। तो ये लेटर टू रिचर्ड वुडहाउस जिसको हम लोग बोलते हैं, शायद 1818 में इन्होंने लिखा था कि 19 में, ऐसे ही कुछ है। इन्होंने इसमें जो है रोमांटिक एस्थेटिक थ्योरी की बात करी थी। रोमांटिक एस्थेटिक थ्योरी इसी को समझा रहे थे रिचर्ड वुडहाउस को। उसी में इन्होंने ये यूज किया था कि जो हमारे वर्ड्सवर्थ साहब है ना, वर्ड्सवर्थ साहब जो है, ये इनका पोएट्री में सेल्फ जो है बहुत ज्यादा इगोटिस्टिकल, इसी को कहते हैं ना, मतलब सेल्फ को इन्होंने बहुत दिखाया है। तो ये ध्यान रखिएगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज नीलम इज आल्सो हियर। गुड इवनिंग नीलम। चलिए, विच क्रिटिक ridiculed Wordsworth's poetry in Don Juan, calling it dull and simplistic? किस क्रिटिक ने जो है अपने डॉन जुआन में इनकी पोएट्री को डल और सिंपलिस्टिक कहते हुए क्रिटिसाइज किया है? तो आप सबको पता है डॉन जुआन वैसे भी बहुत ही फेमस बुक है ना, बहुत ही फेमस बुक है। तो सबको पता है ये किसकी है? बायरन। किसकी है? लॉर्ड बायरन ना, लॉर्ड बायरन की। इन्होंने वर्ड्सवर्थ की जो पोएटिक थ्योरी है, रोहित गुड इवनिंग, वर्ड्सवर्थ की जो पोएटिक थ्योरी है उसको यहाँ पर इन्होंने मॉक किया है, सैटिराइज किया है। बोलते हैं कि इनका जो मॉरल टोन वर्ड्सवर्थ का है, ये पोएटिक थ्योरी का, ये उतना अच्छा नहीं है ना, डल है। कैसा है? डल है, ठीक है। Now the next one is, next question is, who said Wordsworth poetry reduced the sublime to the commonplace? किसने कहा है वर्ड्सवर्थ की पोएट्री ने सबलाइम को कॉमन प्लेस में रिड्यूस कर दिया है? मतलब जो चीज बहुत सबलाइम हो सकती थी उसको कॉमन प्लेस की तरह बना दिया है। बताइए किसने कहा है? किसने कहा है? हु सेड दिस? कौन कहता है ये? यस, यस, एब्सोल्युटली, इट वाज सेड बाय फ्रांसिस जेफरी। फ्रांसिस जेफरी जो है, इन्होंने अब इनकी एक बुक थी जिसका नाम था माइमेटिक क्रिटिक। माइमेटिक क्रिटिक, इसमें जो है इन्होंने वर्ड्सवर्थ के ऊपर चार्ज लगाया एक प्रकार से, या क्रिटिसाइज किया उनको। बोला ये सिंपल लैंग्वेज जो यूज करते हैं ना, किसके जगह पर? इन फेवर ऑफ ग्रैंडर ऑफ लैंग्वेज जो है, ही यूज सिंपलिस्टिक लैंग्वेज, इसको क्रिटिसाइज करते हैं। और ये पब्लिश किसमें हुई थी? इडनबर्ग रिव्यू में। इडनबर्ग रिव्यू में ये पब्लिश हुई थी। इसी में फ्रांसिस जेफरी ने जो है, इडनबर्ग रिव्यू में फ्रांसिस जेफरी ने क्रिटिसाइज किया है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। Which journal harshly reviewed Wordsworth's poetry and poetic theory? कह रहा है किस जर्नल ने वर्ड्सवर्थ की पोएट्री और पोएटिक थ्योरी को बहुत हार्शली रिव्यू किया है? तो अभी हमने आपको बताया द इडनबर्ग रिव्यू ना, द इडनबर्ग रिव्यू, द एडनबर्ग रिव्यू। इसमें जो है जिसमें खास करके देखें तो जो नियो क्लासिकल फर्वर है वो ज्यादा हमें दिखाई देता है इसमें एडनबर्ग रिव्यू में ना। इन्होंने इनकी वर्ड्सवर्थ की पोएटिक स्टाइल को बहुत ही क्रिटिसाइज यहाँ पर किया है इस जनरल में, ध्यान रखिएगा। इसी में फ्रांसिस जेफरी ने भी अपना पब्लिश किया था। हु डिफेंडेड वर्ड्सवर्थ बाय सेइंग ही ऑफर्ड द मेडिसिन फॉर द मॉडर्न माइंड? किसने वर्ड्सवर्थ को डिफेंड किया है ये कहते हुए कि वर्ड्सवर्थ ने तो मेडिसिन दिया है मॉडर्न माइंड को, द मेडिसिन फॉर द मॉडर्न माइंड ना। वर्ड्सवर्थ हैज ऑफर्ड मेडिसिन फॉर द मॉडर्न माइंड थ्रू हिज पोएट्री। अपने पोएट्री के द्वारा एक प्रकार से उन्होंने मेडिसिन दिया है, ये किसका मानना था? तो इनकी बड़ी तारीफ करते थे हमारे अर्नोल्ड दद्दा ना। अर्नोल्ड साहब जो है इनकी बड़ी तारीफ, तो इन्होंने अपने एसे इन क्रिटिसिज्म
ध्यान रखिएगा, एसे ऑन क्रिटिसिज्म पोप का है, एसे इन क्रिटिसिज्म, एसे इन क्रिटिसिज्म इनका जो है 1865 में शायद आया था, देख लीजिएगा। इसमें इन्होंने क्रिटिसाइज किया है जो है, ध्यान रखिएगा किसको, ओ सॉरी प्रेज किया है, नॉट क्रिटिसाइज, प्रेज किया है, हाईली प्रेज किया है वर्ड्सवर्थ को, वर्ड्सवर्थ को, और इनके मॉरल एंड स्पिरिचुअल जो क्वालिटी है इनकी पोएट्री की, उसको काफी जो है इन्होंने प्रेज किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथ्यू एर्नॉल्ड कंपेयर्ड वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअल इंसाइट टू व्हिच ग्रीक ट्रेजेडियन? मैथ्यू एर्नॉल्ड ने वर्ड्सवर्थ की जो इंसाइट है, स्पिरिचुअल इंसाइट है, उसकी तुलना ग्रीक के एक ट्रेजेडियन से करी है। वो कौन से ट्रेजेडियन थे, वो कौन से ट्रेजेडियन थे? तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए टफ होगा, आप गेस लगा सकते हैं। डॉवर बीच में भी उसी ट्रेजेडियन का जिक्र किया हुआ है ना, लॉन्ग एगो ना, लॉन्ग एगो सोफोक्लीज ने भी वही धुन सुनी थी ना, तो क्या कहते हैं, सोफोक्लीज से कंपेयर करते हैं, ध्यान रखिएगा। स्पिरिचुअल इंसाइट जो है इन्होंने कंपेयर किससे किया है, सोफोक्लीज से कहा है। इनका कहना यह था कि वर्ड्सवर्थ के अंदर जो मॉरल क्लैरिटी है, बिल्कुल वैसी ही मॉरल क्लैरिटी हमें दिखती है सोफोक्लीज के प्लेज में। और ये भी कहां लिखा है इन्होंने, एसे इन क्रिटिसिज्म में लिखा है, ध्यान रखिएगा, एसे इन क्रिटिसिज्म में ही लिखा है। ठीक है, विच क्रिटिक in the use of poetry and the use of criticism found Wordsworth preface outdated? ये तो देखो, ये तो रचना ही इतनी फेमस है कि आपको नाम तो तुरंत याद आ जाएगा, लेकिन ये मान लो ये हटा दे, इतना हटा दे, ये जो हमने इसको क्या बोलते हैं, फ्रेज इन अपोजिशन ना, ग्रामर में क्या बोलते हैं, फ्रेज इन अपोजिशन। मान लो ये फ्रेज इन अपोजिशन हटा दें, ये क्वेश्चन है, विच क्रिटिक फाउंड वर्ड्सवर्थ प्रीफेस आउटडेटेड? तब भी क्वेश्चन तो बन ही रहा है ना, क्वेश्चन बन ही रहा है, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर दी गई है कि आपको याद आ जाएगा ना। तो भाई किसकी है, आप सबको पता है ना किसकी है, ऐसे इन द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म किसकी है? नहीं पता? टीएस इलियट साहब की है भैया, टीएस इलियट साहब ने इसमें वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है। कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ जो है इमोशन पर जो ये फोकस करते हैं, ये दिखाता है कि इनके अंदर इंटेलेक्चुअलिटी की कमी थी, इंटेलेक्चुअलिटी की कमी थी। यही कहते हुए इनके ऊपर आरोप लगाते हैं, कहते हैं इनकी पोएट्री जो है, प्रीफेस इनका आउटडेटेड है, उतना इंटेलेक्चुअल डेप्थ उसमें नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। Which critic explored the psychological function of poetry as theorized in the preface? कह कौन सा क्रिटिक, कौन सा क्रिटिक जो है साइकोलॉजिकल फंक्शन को एक्सप्लोर करता है पोएट्री के, जैसा कि प्रीफेस में दिखाया गया है? कौन कहता है? हाँ बिल्कुल, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये बहुत ही फेमस बुक है आईए रिचर्ड्स की ना, आईए रिचर्ड्स की प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये बहुत ही फेमस बुक है, 1924 में आई थी, ध्यान रखिएगा, जो कि साइकोलॉजिकल एनालिसिस जो है करती है। तो ये क्या कहती है, ये कहती है कि जो प्रीफेस में इन्होंने जो थ्योरी दी है वो साइकोलॉजिकल फंक्शन है ना, साइकोलॉजिकल फंक्शन है। तो ये अप्रिशिएट करते हैं, वर्ड्सवर्थ को अप्रिशिएट करते हैं कि इनकी जो पोएट्री है वो इमोटिव एंड थ्योरेटिक फंक्शन करती है ना। तो वैसे भी इन्होंने दो लैंग्वेज की बात करी है, दो फंक्शन की बात करी है ना, पोएट्री का दो फंक्शन होता है। Who credited Wordsworth's poetry with personal psychological healing? किसने कहा है वर्ड्सवर्थ की जो पोएट्री है वो पर्सनल साइकोलॉजिकल हीलिंग है? पर्सनल साइकोलॉजिकल हीलिंग किसने कहा है? बड़ा ही फेमस व्यक्ति है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें देखिए ये बड़ा ही फेमस है। अभी पीछे हमने आपको पढ़ाया था जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल जो हैं, जॉन मिल जिनको हम लोग जानते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल, इनकी एक रचना थी ऑटोबायोग्राफी,
ठीक है। इसमें इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को बताया है कि जब ये मेंटल इलनेस से सफर कर रहे थे, मेंटल इलनेस से, तो उस समय वर्ड्सवर्थ की जो पोएट्री है ना, वर्ड्सवर्थ की पोएट्री ने साइकोलॉजिकल हीलिंग दी थी इनको। वर्ड्सवर्थ की पोएट्री ने, ये खुद इन्होंने कहा है, इन्होंने खुद कहा, स्टुअर्ट मिल ने ये कहा है कि वर्ड्सवर्थ की पोएट्री वर्कड एज अ हीलिंग सब्सटेंस ड्यूरिंग द मेंटल इलनेस। मेरी मेंटल इलनेस के दौरान इसने एक हीलिंग सब्सटेंस के तौर पर काम किया था। तो कह रहे हैं कि जब मैं मेंटल क्राइसिस में था तो इसने मेरी बड़ी मदद की थी। किसने? वर्ड्सवर्थ की पोएट्री ने। तो ये ध्यान रखिएगा, जॉन स्टुअर्ट मिल का है। ठीक है। विच लिटरेरी थ्योरी अलाइंस विथ वर्ड्सवर्थ पोएटिक फिलॉसफी इन द प्रीफेस। कह रहे हैं कि कौन सी लिटरेरी थियरी सबसे बेहतर मिलती है वर्ड्सवर्थ की पोएटिक फिलॉसफी से, जो इन्होंने प्रीफेस में दिया है, जो इन्होंने, याद नहीं हो रहा, बार बार देखिए याद हो जाएगा, बार बार देखिए याद हो जाएगा। बताइए। हाँ बिल्कुल, एक्सप्रेसिव है ना, ध्यान रखिएगा। एक्सप्रेसिव थियरी जो है ना, यही वर्ड्सवर्थ के प्रीफेस में है। तो प्रीफेस में इन्होंने क्या बताया, पोएट्री को क्या बताया? पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। तो ये है क्या? एक्सप्रेशन ही तो है, एक्सप्रेशन की ही बात कर रहे हैं ना। जो है वो कहते हैं कि पोएट्री, पोएट्री इज अ फाइन एक्सप्रेशन ना, पोएट्री को एक फाइन एक्सप्रेशन इन्होंने कहा है। तो एक्सप्रेसिव थियरी जो है वो वर्ड्सवर्थ की जो पोएटिक फिलॉसफी है उससे मैच करती है। ठीक है, एक्सप्रेसिव थियरी। विच क्रिटिक आर्ग्यूड दैट पोएट्री शुड नॉट इमिटेट कॉमन स्पीच टू लिटरली अपोजिंग वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ को अपोज करते हुए किसने कहा था कि पोएट्री को बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड्स को कॉपी नहीं करना चाहिए? किसने ये कहा था? तो बिल्कुल सही बात है, अभी पीछे हमने बताया था, बायोग्राफिया लिटरेरिया में हमारे एस.टी. कॉलरीज साहब ने कहा था ना। एस.टी. कॉलरीज साहब ने क्या कहा है? पोएट्री को बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर कहा है ना, बेस्ट वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर को पोएट्री कहा है, वर्ड इन ऑर्डर्स को प्रोज कहा है। ठीक है। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, इनका मानना यह था, जैसे वर्ड्सवर्थ कहते थे डेली की लैंग्वेज जो हमारी होती है, कॉमन लैंग्वेज होती है, उसमें भी हम पोएट्री लिख सकते हैं। तो ये कहते थे नहीं भाई, थोड़ा सा डिफरेंस तो रखना चाहिए, थोड़ा सा एलिवेट करो, थोड़ा सा ना, एकदम बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज मत बना दो कि आप एकदम भोजपुरी में अपने लिखो ना, कॉमन मत बना दो बिल्कुल। एम.एच. अब्राहम लिंक्ड वर्ड्सवर्थ थ्योरी टू विच क्रिटिकल ट्रेडिशन। एम.एच. अब्राहम ने वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को किससे जोड़ा है? इनमें से किससे जोड़ा है? तो देखिए, ये एक्सप्रेसिव थ्योरी से जुड़ती है, ध्यान रखिएगा, एक्सप्रेसिव थ्योरी से। एम.एच. अब्राहम की एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है द मिरर एंड द लैम्प। द मिरर एंड द लैम्प, द मिरर एंड द लैम्प, ये आई थी 1953 में। ठीक है। और इसमें इन्होंने कहा है कि जो एक्सप्रेसिव स्कूल है उसके सबसे बड़े मास्टर कौन थे? वर्ड्सवर्थ थे ना। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Which critics saw Wordsworth poetry as an internalization of the sublime? तो किसने कहा है कि सबलाइम का इंटरनलाइजेशन है वर्ड्सवर्थ की पोएट्री? हाँ बिल्कुल, ये हार्टमैन थे ना, ध्यान रखिएगा, जेफरी हार्टमैन इनका पूरा नाम है, जेफरी हार्टमैन। इन्होंने 1964 में, इनकी एक बुक आई थी 1964 में जिसका नाम था वर्ड्सवर्थ पोएट्री, वर्ड्सवर्थ पोएट्री। ठीक है। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो वर्ड्सवर्थ की पोएट्री है वो क्या करती है, जो सबलाइम है उसका इंटरनलाइजेशन करती है, मतलब इंटीरियर लैंडस्केप जो है एज अ पोएटिक सब्जेक्ट दिखाते हैं ना। इंटीरियर मतलब हमारे दिमाग का जो लैंडस्केप है, मतलब इमेजिनेशन एक प्रकार से हम कह सकते हैं। ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी रिफ्लेक्ट्स इंट्रोस्पेक्टिव रोमांटिसिज्म। किसने कहा है
कि इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रांसक्विलिटी हमें क्या रिफ्लेक्ट करती है? इट रिफ्लेक्ट्स इंट्रोस्पेक्टिव रोमांटिसिज्म। इंट्रोस्पेक्शन की जब भी हम बात करते हैं, रवि जी भी आ गए हैं, गुड इवनिंग रवि। इंट्रोस्पेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे कौन आते हैं? हार्टमैन ही आते हैं। जेफरी हार्टमैन साहब ने, ध्यान रखिएगा, जेफरी हार्टमैन साहब ने 1964 में ही जो इनकी बुक है उसी में इन्होंने कहा है इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी क्या है, ये रिफ्लेक्ट करता है इंट्रोस्पेक्टिव रोमांटिसिज्म को ना। ठीक है, एक्चुअली ये हार्टमैन क्या थे? डिकंस्ट्रक्शनिस्ट थे ना, तो ये फिर से इनकी पोएट्री को डिकंस्ट्रक्ट करके इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो कहते हैं कि ये क्या है? रोमांटिस। हु क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ फॉर लैकिंग आयरनी एंड पैराडॉक्स? किसने वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है कि इनके अंदर आयरनी और पैराडॉक्स का लैकिंग था? किसने क्रिटिसाइज किया है? किसने क्रिटिसाइज किया है? किसने क्रिटिसाइज किया है? बिल्कुल, ब्रूक्स ने जो है वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है कि वर्ड्सवर्थ के अंदर जो है क्लैरिटी का लैक है, बिकॉज उनके अंदर आयरनी और पैराडॉक्स नहीं है ना। तो ध्यान रखिएगा, ब्रूक्स की बड़ी फेमस बुक है ना, क्या नाम है उसका? क्या नाम है? द वेल रॉट अर्न। द वेल रॉट अर्न। विच क्रिटिक एनालाइज्ड वर्ड्सवर्थ यूज ऑफ नेचुरल सुपरनेचुरलिज्म? लो भैया, वर्ड्सवर्थ ने जो नेचर को सुपर नेचर के रूप में दिखाया है, सुपर नेचुरल के रूप में, उसको कह रहे हैं ये जो यूज किया है इसको किसने एनालाइज किया है? हु एनालाइज्ड वर्ड्सवर्थ यूज ऑफ नेचुरल सुपरनेचुरलिज्म? मतलब वर्ड्सवर्थ के यूज ऑफ नेचर को एज अ सुपर नेचुरल किसने एनालाइज किया है? इसी नाम से इनकी बुक भी है, ध्यान रखना, बड़ा ही फेमस बुक है। हाँ बिल्कुल, ये हैं हमारे एम एच अब्राम साहब। एम एच अब्राम की एक बुक है जिसका नाम है नेचुरल सुपर नेचुरलिज्म। नेचुरल सुपर नेचुरलिज्म, ये आई थी 1971 में जो है। इसमें इन्होंने वर्ड्सवर्थ का जो स्पिरिचुअलिस्टिक नेचर था उसको खूब बखान यहां पर किया है ना। तो कहते हैं वर्ड्सवर्थ का जो नेचर सुपरलिज्म है उसको इन्होंने दिखाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एम एच अब्राम साहब ने। विच न्यू क्रिटिक ऑब्जेक्टेड टू वर्ड्सवर्थ लैक ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर? कौन से न्यू क्रिटिक ने वर्ड्सवर्थ के अंदर ये कहा है कि फॉर्मल स्ट्रक्चर लैकिंग है? वर्ड्सवर्थ लैक ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर किसने कहा है? न्यू क्रिटिक की हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। न्यू क्रिटिक की बात करेंगे तो कौन से हैं फादर ऑफ न्यू क्रिटिक? जेसी रैनसन। ठीक है, जेसी रैनसन बड़े ही फेमस हैं न्यू क्रिटिक में। इन्होंने वर्ड्सवर्थ की जो पोएट्री है वो बोला है कि इन्होंने फॉर्म को सेकेंडरी कर दिया है और अपने इमोशन फीलिंग को प्राइमरी कर दिया, जबकि फॉर्मलिस्ट क्या मानते थे? जो हमारे न्यू क्रिटिक्स हैं स्पेशली, वो क्या मानते थे? स्ट्रक्चर प्रोमिनेंट होना चाहिए ना, स्ट्रक्चर जो है ज्यादा मायने रखता है, फीलिंग नहीं। तो इसी की वजह से जो है ये रैनसन साहब हमारे इनके ऊपर ये आरोप लगाते हैं। विच लिटरेरी क्रिटिक प्लेस्ड वर्ड्सवर्थ विद इन द रोमांटिक एक्सप्रेसिव थ्योरी ऑफ पोएट्री? करें, कौन सा क्रिटिक जो है वर्ड्सवर्थ को एक्सप्रेसिव थ्योरी ऑफ पोएट्री के बीच में पुट करता है? पीछे अभी हमने आपको बताया था, जॉन अब्राम नहीं भाई, एम एच अब्राम्स। ठीक है, अरे ये क्लिंथ ब्रुक्स हैं, क्लिंथ ब्रुक्स, योगिता क्लिंथ ब्रुक्स हैं। इनकी बुक है वेल रॉट अर्न। क्लिंथ ब्रुक्स की एक बुक है वेल रॉट अर्न, जिसको इन्होंने डन के पोम से लिया है ये टाइटल, वेल रॉट अर्न। ठीक है,
ये जो है वेल रॉटन 1947 में आई थी, 1947 में। ये वही ब्रूक्स है ना, क्लिंथ ब्रूक्स जिनका नाम है। तो ये जो एक्सप्रेसिव थ्योरी है, इन्होंने एम एच अब्राहम साहब ने, हमारे, इनकी रचना है द मिरर एंड द लैम्प। पीछे हमने आपको बताया था द मिरर एंड द लैम्प। इसमें इन्होंने, द मिरर एंड द लैम्प में इन्होंने वर्ड्सवर्थ के जो है पोएट्री को एक्सप्रेसिव पोएट्री के रूप में डिफाइन किया है। ठीक है। What phrase from the preface became the hallmark of romantic poetic theory? कह रहे हैं कि प्रीफेस का ऐसा कौन सा फ्रेज था जो कि रोमांटिक पोएटिक थ्योरी का हॉलमार्क बन गया। एक फ्रेज जो यूज हुआ था, वो कौन सा फ्रेज था? तो सबको पता है, पोएट्री की जो इन्होंने डिफिनेशन दी थी, इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी ना, रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी। यही बाद में रोमांटिक पोएट्री का बिल्कुल कह सकते हैं हॉलमार्क बन गया कि भाई जब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तब हमारे इमोशंस जो हैं वो ओवरफ्लो होते हैं। विच विक्टोरियन थिंकर सेड दैट वर्ड्सवर्थ पोएट्री हैड हीलिंग पावर? अभी पीछे हमने बताया था वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में हीलिंग पावर है, ये किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ पोएट्री हैज हीलिंग पावर। किसने कहा है? हाँ, बी के लिए जा रहे हैं। मिल नहीं, अर्नोल्ड साहब का ध्यान रखा। मिल ने ये कहा है कि मेरे मेंटल स्ट्रेस के दौरान जो है इसने एक हीलिंग के रूप में वर्क किया था। इनकी पोएट्री ने हीलिंग पावर नहीं कहा है, उसके अंदर हीलिंग पावर थी, यूज किया, वर्क किया इसने ना। लेकिन वर्ड्सवर्थ ने डायरेक्टली ऐसे इन क्रिटिसिज्म में कहा है कि हिज पोएट्री हैज हीलिंग पावर ना, इसकी पोएट्री में हीलिंग पावर है। तो ध्यान रखिएगा, अर्नोल्ड इज द राइट आंसर। ऐसे इन क्रिटिसिज्म में इन्होंने डायरेक्ट वर्ड्सवर्थ को प्रेज किया है भाई, इसी हीलिंग पावर के लिए, मॉरल विजन के लिए, स्पिरिचुअलिज्म के लिए प्रेज किया है बहुत ज्यादा। Who viewed the preface as initiating modern poetic theory? किसने ये कहा है कि प्रीफेस से ही हमारा मॉडर्न पोएटिक थ्योरी शुरुआत होती है? प्रीफेस ही क्या करती है? ये इनिशिएट करती है हमारी मॉडर्न पोएटिक थ्योरी को। मतलब जो हमारा पोएटिक थ्योरी है आज की मॉडर्न की, वो यहीं से शुरू होती है, प्रीफेस से। ये किसने कहा है? तो ये एम एच अब्राहम साहब कहते हैं। ठीक है, एम एच अब्राहम पास साहब कहते हैं। ठीक, अब्राहम साहब क्या कहते हैं? प्रीफेस, प्रीफेस को इन्होंने मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक पोएट्री कहा है। ध्यान रखिएगा, प्रीफेस को अब्राहम साहब ने कहा है मैनिफेस्टो। अभी हालांकि हम आपको पढ़ाएंगे भी मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक पोएटिक्स। इनकी जो द मिरर एंड द लैम्प है रोमांटिक पोएटिक्स, उसमें इन्होंने ये कहा है कि प्रीफेस इज मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक पोएटिक्स। द मिरर एंड द लैम्प काफी इंपॉर्टेंट इनकी बुक है, 1953 में आई थी। Which critic thought Wordsworth's poetry ignored society's collective concern? किस क्रिटिक का ये सोचना था कि वर्ड्सवर्थ की पोएट्री ने सोसाइटी के कलेक्टिव कंसर्न को इग्नोर किया है? सोसाइटी के कलेक्टिव कंसर्न्स को इग्नोर किया है, मतलब एज अ पब्लिक नहीं प्रेजेंट किया है, सोशल इश्यूज को नहीं दिखाया है, रादर इन्होंने केवल इंडिविजुअलिज्म को दिखाया है। किसने ये कहा है? किसने कहा है? यस, एब्सोल्युटली, रेमंड विलियम्स। रेमंड विलियम्स, रेमंड विलियम्स है कौन? बड़े ही फेमस मार्क्सिस्ट क्रिटिक हैं। मार्क्सिस्ट, अच्छा, मार्क्सिस्ट क्रिटिक रेमंड विलियम्स बहुत ही फेमस है। रेमंड विलियम्स हालांकि कल्चरल जब हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी तो उसमें भी ये हमें मिलते हैं, रेमंड विलियम्स।
तो यही विलियम साहब ने इनकी एक बुक थी जिसका नाम था द कंट्री एंड द सिटी। द कंट्री एंड द, कंट्री का मतलब गांव समझिएगा ना, कंट्री का मतलब देश मत समझिएगा। द कंट्री एंड द सिटी, इनकी एक बुक थी 1973 में आई थी। इसी में इन्होंने वर्ड्सवर्थ के ऊपर आरोप लगाया था कि वर्ड्सवर्थ ने इंडिविजुअलिज्म पर बहुत फोकस किया है और सोसाइटी के जो सोशल इश्यूज हैं, कंसर्न हैं, उसको नहीं ध्यान दिया है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, तो मार्क्सिस्ट क्रिटिक जो है इनको इनकी आलोचना करते हैं। रेमंड विलियम्स का नाम काफी उसमें पहले आता है। Which early romantic praised but also dissected Wordsworth poetic choices in essays? कह रहे हैं कौन सा अर्ली रोमांटिक ऐसा है जिसने वर्ड्सवर्थ की पोएट्री को डिसेक्ट किया है, कि इन्होंने क्या किया है, वर्ड्सवर्थ की, कहता है कि वर्ड्सवर्थ की पोएटिक चॉइस जो है एसेज में वो अच्छी नहीं है। किसने कहा है, किसने कहा है? हाँ बिल्कुल, हैजलिट साहब ने ना। ध्यान रखिए, हैजलिट साहब की बहुत ही फेमस है, मैंने अंडरलाइन भी कराई विलियम जेलोंग में, द स्पिरिट ऑफ द एज। द स्पिरिट ऑफ द एज, इसमें इन्होंने वर्ड्सवर्थ को प्रेज किया है कि ओरिजिनलिटी तो है इनके अंदर, लेकिन इन्होंने इनको, इनके अंदर जो रूरल ऑब्सेशन है उसको क्या किया है, उसकी आलोचना की है ना, उसकी आलोचना की है। ये कहते हैं कि ओरिजिनलिटी तो है लेकिन इनके अंदर एक अपना खुद का इंडिविजुअल रूरल ऑब्सेशन है, वही दिक्कत करता है, वही दिक्कत करता है। ठीक है, तो स्पिरिट ऑफ द एज कब आई थी? स्पिरिट ऑफ द एज 1825 में। आपको अंडरलाइन कराया, भूल गए होंगे तो कोई बात नहीं है, फिर से याद कर लीजिएगा। विच क्रिटिक फेमसली क्लेम्ड वर्ड्सवर्थ कुड नॉट रीजन ऑन पेपर? भाई ये लो, बहुत बड़ी बात है। किस क्रिटिक ने कहा है कि वर्ड्सवर्थ कुड नॉट रीजन ऑन पेपर? ना, इनके ऊपर आरोप लगाया है कि इनके अंदर फिलोसफिकल कोहेरेंस नहीं था, लॉजिकल कोहेरेंस नहीं था, रीजन ऑन पेपर नहीं था। किसने कहा है, किसने कहा है? हाँ बिल्कुल, यही थे, हमारे जेफरी साहब हैं, फ्रांसिस जेफरी का जो आया था ना, इनकी तमाम एसेज आते थे किसमें, द एडनबर्ग रिव्यू में। एडनबर्ग रिव्यू में इनका जो है आर्टिकल आता था, उसमें इन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया है, एडनबर्ग रिव्यू में। ठीक है, कि वर्ड्सवर्थ की पोएट्री के अंदर क्या है, फिलोसफिकल कोहेरेंस की कमी है। वर्ड्सवर्थ कुड नॉट रीजन ऑन पेपर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। Who argued that Wordsworth theory led to revolution in poetic taste? किसने कहा वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ने पोएटिक टेस्ट में एक रिवोल्यूशन ला दिया? ये किसने कहा है? पोएटिक टेस्ट में जो रिवोल्यूशन है उसको लेड करने वाला वर्ड्सवर्थ की प्रीफेस है, ये किसने कहा है? हाँ बिल्कुल, ये हमारे अर्नॉल्ड साहब कहते हैं ना, अर्नॉल्ड साहब, इनका वही है एसे इन क्रिटिसिज्म 1965। एसे इन क्रिटिसिज्म, एसे इन क्रिटिसिज्म 1865, सॉरी 1865। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। Which critic grouped Wordsworth as the last of the great solitary figures in literature? वर्ड्सवर्थ को कह रहे हैं कि जो लास्ट ऑफ द ग्रेट सॉलिटरी फिगर रहे हैं आज तक लिटरेचर में, उनमें से अंतिम वाले हैं ये। मतलब सारे सॉलिटरी जो फिगर्स हैं लिटरेचर में, उसको इन्होंने इकट्ठा किया। उस ग्रुप में सबसे नीचे, सबसे लास्ट में कौन आते हैं? वर्ड्सवर्थ आते हैं। ये किसने कहा है? ग्रेट सॉलिटरी फिगर्स, किसने कहा है? किसने कहा है? हाँ एब्सोल्युटली, हेराल्ड ब्लूम ने। हेराल्ड ब्लूम की एक बुक थी जिसका नाम था द विजनरी कंपनी। द विजनरी कंपनी, ये 1961 में आई थी।
1961 में। इसमें इन्होंने वर्ड्सवर्थ के जो पोएटिक फिलॉसफी है सेल्फ की स्पेशली, उसको जो है वो किया है, यहाँ पे उसका क्रिटिक किया है। और वहीं पर ये कहते हैं कि ये लास्ट हैं, लास्ट ऑफ द ग्रेट सॉलिटरी फिगर्स, जितने भी ग्रेट सॉलिटरी फिगर्स हुए हैं उसमें अंतिम वाले ये हैं। विच लिटरेरी कॉन्सेप्ट बाय वर्ड्सवर्थ इन्फ्लुएंस्ड मिल्स व्यू ऑफ पोएट्री। कह रहे हैं इनकी कौन सा कॉन्सेप्ट था जिसने मिल की व्यू ऑफ पोएट्री को प्रभावित किया है। ये मैंने अंडरलाइन भी कराया था जब मिल को पढ़ा रहे थे। तो इनका जो साइकोलॉजिकल इंट्रोस्पेक्शन है यही मिल को बहुत प्रभावित करता है ना। मिल भी क्या करते हैं, इनवर्डनेस एंड इमोशनल ऑनेस्टी अपनी पोएट्री में दिखाते हैं, और वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में भी ये सब मिलता है। तो वर्ड्सवर्थ की पोएट्री की यही क्वालिटी मिल को बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, इन्होंने ये बात कहाँ कही है, अपने वही उसी ऑटोबायोग्राफी में, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि जो इनकी पोएट्री है इसने मेरे मेंटल इलनेस के दौरान क्या किया था, मेरी बड़ी हेल्प की थी ना। तो उसी में, उसी ऑटोबायोग्राफी में इन्होंने ये भी कहा है। 1873 में आई थी, 1873 में। Which idea did T.S. Eliot use to contrast himself against Wordsworth expressive theory? कह रहे हैं वर्ड्सवर्थ की एक्सप्रेसिव थ्योरी के अगेंस्ट इलियट ने कौन सा आइडिया दिया है कंट्रास्टिंग में। हाँ, वो अपने आप अपनी पोएट्री को सब्जेक्टिव इंडिविजुअलिस्टिक बनाते हैं। ये कहते हैं इम्पर्सनालिटी, इम्पर्सनालिटी इन पोएट्री ना। थ्योरी ऑफ इम्पर्सनालिटी इनकी बहुत ही फेमस है। किसमें आई है इम्पर्सनालिटी इन पोएट्री? ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ध्यान रखना, बहुत ही फेमस है ये। हालांकि इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा आने वाले समय में। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, इंडिविजुअल टैलेंट। ये कब आई थी? जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था ना 1919 में, उसी के दौरान आई थी। इसमें इन्होंने जो है थ्योरी ऑफ इम्पर्सनालिटी जो इनकी है वो अपोज किया है। Who emphasized that Wordsworth's natural man was still a product of artifice? किसने ये इस बात पे जोर दिया है कि वर्ड्सवर्थ जिसको नेचुरल मैन कह रहे हैं वो भी अभी भी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ आर्टिफाइस है ना। वो भी आर्टिफाइस प्रोडक्ट है। ये किसने कहा है? मतलब नेचुरल मैन को भी इन्होंने आर्टिफिशियली क्रिएट किया है। ही इज नॉट नेचुरली नेचुरल बट ही इज क्रिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ ना। आर्टिफिशियल नेचुरल मैन एक प्रकार से कह सकते हो। किसने कहा है कि वर्ड्सवर्थ का जो नेचुरल मैन है वो आर्टिफिशियल नेचुरल मैन है, नेचुरल नेचुरल मैन नहीं है। ये किसने कहा है? हाँ बिल्कुल, विलियम इप्सन ने ना। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी इनकी पढ़ी होगी आपने। हालांकि इसमें ये नहीं कहा है इन्होंने। इनकी एक रचना है जिसका नाम है सम वर्जन्स ऑफ पेस्टोरल, सम वर्जन्स ऑफ पेस्टोरल। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी में नहीं है, 1935 में आया था। ठीक है, इसमें इन्होंने वर्ड्सवर्थ की जो सिंप्लिसिटी है स्पेशली वो बताया है कि ये क्राफ्टेड है ना कि नेचुरल है ना कि नेचुरल है। ये सब इनकी थ्योरी को समझने में बहुत हेल्प करते हैं। Which critics saw Wordsworth's preface as a manifesto to Republican poetry? कौन सा क्रिटिक जो है रिपब्लिकन पोएट्री का मैनिफेस्टो के तौर पर प्रीफेस को देखता है? वर्ड्सवर्थ की प्रीफेस को रिपब्लिकन पोएट्री का मैनिफेस्टो मानता है कौन सा क्रिटिक? कौन सा क्रिटिक मानता है? हाँ बिल्कुल, इनके कंटेम्पररी ही थे हैजलिट साहब। हैजलिट साहब ने इनके अंदर जो डेमोक्रेटिक इंपल्स है ना वर्ड्सवर्थ के अंदर, उसकी तारीफ करते हैं। इसीलिए रिपब्लिकन पोएट्री, क्योंकि ये थोड़े से रिपब्लिकन टाइप के थे ना हैजलिट, इन्होंने इनकी वो है लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पोएट्स, लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पोएट्स में इन्होंने ये बात कही है। लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पोएट्स कब ये आई थी? 1818 में। ठीक है, लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश पोएट में वर्ड्सवर्थ की तारीफ करी है और इनके प्रीफेस को कहा है कि मैनिफेस्टो ऑफ रिपब्लिकन पोएट्री, रिपब्लिकन पोएट्री का मैनिफेस्टो है।
हु डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ पोएट्री एज अ सूदिंग वॉइस इन अ नॉइजी वर्ल्ड? किसने वर्ड्सवर्थ की पोएट्री को कहा है इस नॉइजी वर्ल्ड में ये सूदिंग वॉइस है? किसने कहा है? किसने कहा है? यस, जॉन स्टुअर्ट मिल ने। जॉन स्टुअर्ट मिल की वही बुक थी ना, कौन सी, ऑटोबायोग्राफी, 1973 में, सॉरी 1873 में, 1873 में, 1873 में इन्होंने सूदिंग वॉइस इन अ नॉइजी वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू कॉलरीज, व्हाट वाज अ मेजर फ्लॉ इन वर्ड्सवर्थ प्रीफेस? कॉलरीज के हिसाब से वर्ड्सवर्थ के प्रीफेस में सबसे बड़ा फ्लॉ क्या था? सबसे बड़ा फ्लॉ क्या था? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली वर्ड्स कॉलरीज ने अपनी बायोग्राफियल लिटरेरिया में वर्ड्सवर्थ के ऊपर ये चार्ज लगाया है कि इन्होंने इमेजिनेशन को निग्लेक्ट किया है। इन्होंने इमेजिनेशन को अपनी पोएट्री में निग्लेक्ट किया। किसने? वर्ड्सवर्थ ने। और इसीलिए वो इमेजिनेशन पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन की जो थ्योरी है, सब फैंसी इमेजिनेशन सब देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ही हिज निग्लेक्ट ऑफ इमेजिनेशन को क्रिटिसाइज करते हैं। Which new critic argued that Wordsworth's clarity lacked the complexity needed in poetry? कह रहे हैं इनमें से कौन सा मॉडर्न पोएट है, न्यू क्रिटिक स्पेशली कहें, ये सब न्यू क्रिटिक हैं, कौन सा न्यू क्रिटिक है जो कहता है कि वर्ड्सवर्थ की जो है क्लैरिटी लैक द कॉम्प्लेक्सिटी नीडेड इन पोएट्री? ना, पोएट्री में जो कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए होती है उसकी कमी है। किसने ये कहा है? यस, बिल्कुल, ये जो है क्लिंथ ब्रुक्स साहब ने। क्लिंथ ब्रुक्स की जो बुक है द वेल रॉट अर्न, पीछे हमने आपको बताया था शायद, द वेल रॉट अर्न, ये आई थी 1947 में। द वेल रॉट अर्न 1947 में, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, उसी में जो है वेल रॉट अर्न में इन्होंने वर्ड्सवर्थ को जो है मतलब ब्रूक्स कहते हैं कि इनके अंदर आयरनी नहीं है, पैराडॉक्स नहीं है, इन सब की कमी निकालते हैं। और उसके बाद जो है एक्चुअली डन की तारीफ कर रहे हैं तो इनकी कमी तो निकालनी पड़ेगी ना। तो ये कहते हैं, और उसी में ये कहते हैं कि पोएट्री में जो कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए वो इनके अंदर नहीं है। ठीक है, वेल रॉटन बहुत ही फेमस क्रिटिकल पीस है, ध्यान रखिएगा। हु सेड द पोएट थिंक्स एंड फील्स इन इमेजेस? क्रिटिकिंग वर्ड्सवर्थ एम्फेसिस ऑन न्यू रॉ इमोशन। वर्ड्सवर्थ के रॉ इमोशन पर क्रिटिक करते हुए किसने कहा है कि पोएट थिंक्स एंड फील्स इन इमेजेस? पोएट जो है सोचता और फील करता है किसमें? इमेजेस में। किसने कहा है? हाँ बिल्कुल, इलियट साहब। इलियट साहब कहते हैं कि देखो, इमोशन नहीं, इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर को ये फोकस देते हैं ना। टीएस इलियट फोकसेज ऑन इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर इन पोएट्री, इंटेलेक्चुअल स्ट्रक्चर इन पोएट्री। ठीक है, तो इनकी जो यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म था 1933 में आया था जो है, उसी में इन्होंने वर्ड्सवर्थ के लिए ये कहा था कि द पोएट थिंक्स एंड फील्स इन इमेजेस, और ये इनके अंदर लैकिंग था ना। ठीक है, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म में। इन द मिरर एंड द लैम्प, एमएच अब्राम लिंक्स वर्ड्सवर्थ विच विच टाइप ऑफ लिटरेरी थ्योरी? तो ये तो आपको बता ही दिया था, एक्सप्रेसिव थ्योरी से जोड़ते हैं। 1953 में इनकी बुक आई थी, बहुत ही फेमस बुक है, द मिरर एंड द लैम्प। ध्यान रखिएगा, कई बार ये एग्जाम में आता है। ठीक है, द मिरर एंड द लैम्प। एक्सप्रेसिव क्रिटिसिज्म का सेंट्रल फिगर मानते हैं ये, किसको? वर्ड्सवर्थ को। Which critics saw Wordsworth method as over sentimental and lacking dramatic force? कौन सा क्रिटिक कहता है कि जो वर्ड्सवर्थ का मेथड ऑफ पोएट्री है वो ओवर सेंटिमेंटल है और उसके अंदर ड्रामेटिक फोर्स की कमी है?
ओवर सेंटिमेंटल एंड लैकिंग ड्रामेटिक फोर्स किसने कहा है? हम्म। हाँ ठीक है। ये जो है ओवर सेंटिमेंटल और लैकिंग ड्रामेटिक फोर्स का चार्ज इनके ऊपर लगाया है एफ आर लेविस साहब ने। एफ आर लेविस का नाम सुना होगा आपने ना। इन्होंने चार्ज लगाया किसमें? इनकी एक बुक है जिसका नाम है रीवैल्यूएशन। शायद मुझे लगता है ये बुक मैंने आपको कहीं नोट कराई है। रीवैल्यूएशन 1936 में आई थी। ठीक है। इसमें एफ आर लेविस वर्ड्सवर्थ के ऊपर ये चार्ज लगाते हैं कि इनका जो पोएट्री का मेथड है, थ्योरी है, वो ओवर सेंटिमेंटल है एंड लैकिंग ड्रामेटिक फोर्स। उसमें ड्रामेटिक फोर्स बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। रीवैल्यूएशन में हु आर्ग्यूड वर्ड्सवर्थ लैंग्वेज ऑफ मेन फेल टू रिकॉग्नाइज क्लास डिस्टिंक्शन इन स्पीच। कह रहे हैं किसने ये कहा है कि वर्ड्सवर्थ का जो लैंग्वेज ऑफ मेन है ये फेल हो गया है ये रिकॉग्नाइज करने में कि स्पीच में क्लास डिस्टिंक्शन होता है। ये कौन कहता है? कौन कहता है? देखो, ये बहुत बड़े राइटर हैं जो है कल्चरल क्रिटिसिज्म के। अभी पीछे हमने आपको बताया था, इनका नाम है रेमंड विलियम्स। रेमंड विलियम्स ये बहुत ही बड़े राइटर हैं, कल्चरल क्रिटिक हैं ये रेमंड विलियम्स जो है। और इन्होंने कल्चर एंड सोसाइटी नाम की एक बुक लिखी। कल्चर कल्चर एंड एनार्की तो आप जानते हैं किसकी है, ध्यान रखिए। कल्चर एंड सोसाइटी, कल्चर एंड एनार्की तो एनॉल्ड की है ना, आप लोगों को याद ही होगा। तो कल्चर एंड सोसाइटी इनकी 1958 में आई थी। इसी में वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है? वर्ड्सवर्थ ने ये कहा है कि, हाँ सॉरी, क्या नाम है, विलियम्स ने ये कहा कि वर्ड्सवर्थ साहब फेल हो गए, उनको ये नहीं पता है कि क्लास के हिसाब से लैंग्वेज में भी डिस्टिंक्शन होता है ना। लैंग्वेज जो होती है वो क्लास के हिसाब से चेंज हो जाती है। वर्ड्सवर्थ इस चीज को जानने में फेल कर गए हैं, जो कहते हैं लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन होनी चाहिए ना। तो कहते हैं इनका जो ये थियरी है ये ओवर आइडियलिस्टिक है ना, बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक है, और ये फेल कर जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। According to Eliot, which modernist flaw did Wordsworth embody in his preface? इलियट के हिसाब से ऐसा कौन सा मॉडर्निस्ट फ्लॉ है जो वर्ड्सवर्थ की पोएट्री प्रीफेस में पहले से एम्बेडेड था? बताइए। हाँ बिल्कुल, वर्ड्सवर्थ द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म में इलियट ने कहा है कि वर्ड्सवर्थ की जो थ्योरी है वो क्या करती है, टू मच सब्जेक्टिविटी है उसमें ना। और यही मॉडर्निस्ट फ्लॉ भी है, मॉडर्निस्ट में भी यही फ्लॉ है। और इसी को तो ये क्या करते हैं, इसी को तो ये कहते हैं कि क्या होना चाहिए, सेल्फ को नहीं दिखाना है ना, सेल्फ को नहीं दिखाना है। थियरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी की बात करते हैं इसीलिए। Which critic emphasized the recollective nature of romantic poetry using Wordsworth as a key figure? किस क्रिटिक ने रिकलेक्टिव नेचर ऑफ रोमांटिक पोएट्री को जो है एम्फसाइज किया है, जोर दिया है उस पे, वर्ड्सवर्थ को उसका की फिगर बताते हुए कि रिकलेक्टिव रोमांटिक पोएट्री के की फिगर हैं? ये किसने कहा है? तो ये कहा है हमारे जेफरी हार्टमैन ने। जेफरी हार्टमैन ने, इनकी है वर्ड्सवर्थ पोएट्री 1964 में। ठीक है, एक ऐसे है इनका वर्ड्सवर्थ पोएट्री, ये नाम ही है इसका, ध्यान रखिएगा, वर्ड्सवर्थ पोएट्री 1964 में आई थी जो है। वहां पर इन्होंने जो है, ये एक्चुअली डीकंस्ट्रक्शनिस्ट थे ना हार्टमैन, तो डीकंस्ट्रक्ट किया इन्होंने और ये बोला कि रीडिंग जो होती है, डीकंस्ट्रक्टिव रीडिंग जो होती है वो मेमोरी पर ज्यादा जोर देती है।
हु व्यूड वर्ड्सवर्थ्स नेचर एज स्पिरिचुअली चार्ज एंड सिंबॉलिकली रिडेम्पटिव? किसने कहा है कि जो वर्ड्सवर्थ का नेचर है वो स्पिरिचुअली चार्ज है और सिंबॉलिकली रिडेम्पटिव है? वर्ड्सवर्थ ने जो नेचर को यूज किया है, किसने कहा है ये? बिल्कुल, एमएच अब्राहम साहब ने। इनकी कौन सी बुक बताई थी मैंने? नेचुरल सुपर नेचुरलिज्म। नेचुरल सुपर सुपर नेचुरलिज्म। नेचुरल सुपर नेचुरलिज्म, जो जिसमें इन्होंने 1971 या 73 में थी, 71 में, इसमें इन्होंने अब्राहम ने ये कहा है कि भाई रोमांटिक पोएट्री में अगर देखें तो रिलीजन का जगह पोएट्री ने ले लिया था ना, तो पोएट्री बहुत स्पिरिचुअली चार्ज थी, स्पिरिचुअली चार्ज थी। Which modern critic argued that Wordsworth's poetic self becomes a myth of origin? कौन सा क्रिटिक कहता है, मॉडर्न क्रिटिक, कि वर्ड्सवर्थ का जो पोएटिक सेल्फ है ये मिथ ऑफ ओरिजिन बन जाता है? पोएटिक सेल्फ बिकम्स अ मिथ ऑफ ओरिजिन। किसने कहा है? बहुत गर्मी है। हम्म, ठीक है, बिल्कुल। हेराल्ड ब्लूम ने कहा है ना, हेराल्ड ब्लूम की एक बहुत बुक है, बहुत ही फेमस बुक है, जिसका नाम है द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। ये 1973 में आई थी, 1973 में। इसमें इन्होंने, ब्लूम साहब ने, वर्ड्सवर्थ की जो पोएटिक सेल्फ है वो कहते हैं कि मिथ ऑफ वर्जिन बन जाती है, ठीक है। पोएटिक सेल्फ जो है वो ट्रेडिशन को रीराइट करती है, ये इनका मानना था, हेराल्ड ब्लूम का। Who noted that Wordsworth poetic diction is artificial despite his claim of simplicity? ये तो पीछे बता ही दिया था, बताइए फटाफट। वहां पे लैंग्वेज थोड़ी दूसरी थी, यहां पर दूसरी है। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। विलियम इप्सन का है, बिल्कुल सही है। पीछे बताया था ना, वो कहते हैं कि इनका जो नेचर है वो जो है नेचुरल नहीं है, बल्कि क्या है, आर्टिफाइस है ना, क्राफ्टेड है ना। नेचर इज नॉट नेचुरल, रादर इट इज आर्टिफाइस। तो वही कहते हैं आर्टिफिशियल है ये, सिंप्लिसिटी नहीं है ना। किसने कहा? इप्सन ने। कौन सी उनकी बुक थी? उनकी बुक थी सम वर्जन्स ऑफ पैस्टोरल, सम वर्जन्स ऑफ पैस्टोरल्स। 1935, 1935 में बहुत ही फेमस बुक पब्लिश हुई थी, नॉवेल, मुल्क राज आनंद की। In Biographia Literaria, Coleridge said Wordsworth misapplied the term real language of men to whom? किसने कहा वर्ड्सवर्थ ने जो टर्म लगवाया है रियल लैंग्वेज ऑफ मेन, टू whom, ये गलत यूज किया है, किसके लिए?
प्रीति इज आल्सो हियर, गुड इवनिंग प्रीति। एसी लगाने का पैसा नहीं है बच्चों। अब आप लोग नौकरी पा जाइए तो आप लोग ही लगवाइए। बताइए। तो इन्होंने जो पीजेंट्स एक्चुअली वर्किंग मैन के लिए कहा था ना, तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं, कॉलरिज कहते हैं, वर्ड्सवर्थ ने जो ये टर्म अप्लाई किया मैन ना, रियल लैंग्वेज ऑफ मैन मतलब लैंग्वेज ऑफ पीजेंट्स ना, वर्किंग क्लास की पीजेंट्स की, ये कहते हैं गलत लगा दिया है। ये नहीं अप्लाई करना चाहिए था इनको ना। कॉलरिज का मानना था कि पीजेंट्स की जो स्पीच है वो पोएटिक लैंग्वेज से भाई डिफर करेगी ना, उसमें पोएटिक लैंग्वेज लिखना जो है, पोएट्री लिखना सही नहीं होगा। ये किसका मानना था? कॉलरीज का। बायोग्राफिया लिटरेरिया में इन्होंने यही कहा है। विच क्रिटिक सेड वर्ड्सवर्थ गेव पोएट्री अ डीपर मॉरल टोन? किस क्रिटिक ने कहा है वर्ड्सवर्थ ने पोएट्री को डीपर मॉरल टोन दिया है? श्वेता इज सेइंग सर ऑनलाइन सेशन में अगर सबको कूलिंग देगी एसी तो जरूर हाँ। हाँ बिल्कुल कूलिंग सबको मिलेगी भाई। इफ आई विल रिमेन कूल आई विल टीच यू लॉट ना। खूब पढ़ाऊंगा तो आप भी कूल रहेंगे, आपकी तैयारी अच्छी होगी। तो अर्नाल्ड साहब ने मॉरल टोन वगैरह की जब भी बात होती है, अर्नाल्ड का एक बार नाम आप लोग कोशिश करिए कि याद कर लिया करिए ना। अर्नाल्ड साहब ने अपने एसे इन क्रिटिसिज्म, एसे इन क्रिटिसिज्म कब आया था? 1965 में ना, 1865 में जो है, इसी में इन्होंने एसे इन क्रिटिसिज्म में अर्नोल्ड ने जो है इनकी जो स्पिरिचुअल एंड मॉरल क्वालिटी है उसको प्रेज किया है बहुत। Who viewed lyrical ballads as Wordsworth poetic experiment rather than poetic theory? किसने लिरिकल बैलेट्स को कहा है वर्ड्सवर्थ का ये पोएटिक एक्सपेरिमेंट है रादर देन पोएटिक थियरी? किसने कहा है? किसने कहा है? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली हैजलिट साहब कहते हैं ना, कहते हैं इनकी जो पोएटिक थ्योरी है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी इनकी लिरिकल बैलेट्स की जो पोएट्री है, उतनी अच्छी इनकी पोएटिक थ्योरी नहीं है। ये हैजलिट का मानना था। हैजलिट कहते हैं कि इनकी जो बैलेट थी वो अच्छी पोएट्री थी, लेकिन इनकी जो थ्योरी है वो अच्छी थ्योरी नहीं है। विच क्रिटिक रिगार्डेड द प्रीफेस एज टू सेल्फ राइटस एंड नैरो? किसने कहा है कि प्रीफेस जो है टू सेल्फ राइटस एंड नैरो है? राइटस पढ़िए, राइचुअस पढ़िए, बहुत जो भी पढ़ लीजिए प्रोनाउंसिएशन का। हाँ बायरन ने ये कहा। बायरन एक्चुअली वर्ड्सवर्थ का जो मॉरलिस्टिक टोन है ना उसको डिसलाइक करते थे, वो पसंद नहीं था इनको, और इनकी रस्टिक स्टाइल। तो कहते हैं कि टू सेल्फ राइचुअस एंड नैरो है ना। विच क्रिटिक ग्रुप्ड वर्ड्सवर्थ विद इन नेचुरल सुपरनेचुरलिज्म? ये तो हम लोग कर चुके हैं। एम एच अब्राम फिर से आ गया है ये। Who wrote that Wordsworth made the external world the symbol of internal moods? किसने कहा वर्ड्सवर्थ ने एक्सटर्नल वर्ल्ड को इंटरनल मूड्स का सिंबल बना दिया है? बहुत ही फेमस बुक है। जेफरी हार्टमैन की एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म एंड एंटी सेल्फ कॉन्शसनेस, एंटी सेल्फ कॉन्शसनेस, 1980 में आई थी।
उसमें इन्होंने कहा है कि वर्ड्सवर्थ के अंदर जो है इनका जो ये ट्रेट था कि वर्ड्सवर्थ जो है एक्सटर्नल वर्ल्ड को इंटरनल मूड को दिखाने के लिए यूज करते थे। ये इनकी लिरिक पोएट्री को बहुत ही हायर लेवल पे लेके जाता है। Which critic stated that Wordsworth preface tried to bring poetry too close to prose? किस क्रिटिक ने ये कहा है कि वर्ड्सवर्थ की प्रीफेस ने क्या कोशिश की है कि पोएट्री को प्रोज के करीब लाने की, टू ब्रिंग पोएट्री टू क्लोज टू प्रोज? किसने कहा है? हाँ, फ्रांसिस जेफरी इनको क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं भाई इडनबर्ग रिव्यू में ये कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने सिंपल डिक्शन का यूज करके क्या किया है, जो पोएटिक एलिवेशन होता है उसको प्रोज के करीब ला दिया है ना। प्रोज पोएट्री में कुछ डिफरेंस नहीं रह गया। चले। Who claimed that Wordsworth emphasis on the ordinary life had a narcotic effect? किसने ये कहा है कि इन्होंने जो ऑर्डिनरी लाइफ पर इम्फेसिस किया है ना, इसमें एक नारकोटिक इफेक्ट था। नारकोटिक की बात अगर हम करें तो थॉमस डिकिंसी का नाम आता है। इनके फ्रेंड भी थे ना, इनके फ्रेंड भी थे, और जिस मकान में ये छोड़ करके गए थे 1807 में, वहीं पे आके ये सेटल हो गए थे, थॉमस डिकिंसी। तो काफी इनकी तारीफ कर दी है। Who highlighted the emotional sincerity in Wordsworth poetic theory? किसने वर्ड्सवर्थ की पोएटिक थ्योरी में इमोशनल सिंसियरिटी को हाईलाइट किया है? Who highlighted emotional sincerity in Wordsworth poetic theory? It was John Stuart Mill. जॉन स्टुअर्ट मिल की एक रचना है जिसका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। ऑटोबायोग्राफी में नहीं है ये, एक इनकी रचना है जिसका नाम है थॉट्स थॉट्स ऑन पोएट्री एंड इट्स वैरायटीज ये इनके अर्ली फेज की राइटिंग है 1833 में। 1833 में इसमें इन्होंने एडमायर किया है वर्ड्सवर्थ को और बोला है कि इनकी पोएट्री में इमोशनल सिंसियरिटी है बहुत ज्यादा। Which critic believed that Wordsworth poetry demonstrates a deficiency in intellectual power despite moral strength? किस क्रिटिक ने कहा है कि वर्ड्सवर्थ की पोएट्री जो है मॉरल स्ट्रेंथ होने के बावजूद जो है इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी है उसके अंदर, इंटेलेक्चुअल पावर नहीं है उसके अंदर? ये किसने कहा है? किसने कहा है कि मॉरल स्ट्रेंथ तो बहुत है लेकिन इंटेलेक्चुअल नहीं है? ये मैथ्यू अर्नॉल्ड ने ही कहा है। मैथ्यू अर्नॉल्ड ने एसे इन क्रिटिसिज्म में कहा है कि जो है अर्नॉल्ड इनके जो मॉरल एलिवेशन था उसकी बड़ी तारीफ करते थे, लेकिन इनके ऊपर जो है लगाया कि थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल और होना चाहिए था ना। इनकी पोएट्री में इंटेलेक्चुअल डेप्थ नहीं है, मॉरल एलिवेशन तो बहुत है लेकिन इंटेलेक्चुअल डेप्थ नहीं है। Which critic noted that Wordsworth replaced the religious sublime with a natural one? किसने ये कहा है कि वर्ड्सवर्थ ने रिलीजियस सबलाइम को चेंज कर दिया है नेचर से? ये किसने कहा है? तो एम.एच. अब्राहम साहब ने। ध्यान रखिएगा, नेचुरल सुपरनेचुरलिज्म में एम.एच. अब्राहम साहब ने कहा ना कि नेचर ही रिलीजन है इनके लिए। Which post structuralist critics criticize Wordsworth for constructing a unified self through memory? कौन सा पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट है जिसने क्रिटिसाइज किया है कि वर्ड्सवर्थ जो है एक यूनिफाइड सेल्फ क्रिएट करते हैं मेमोरी के द्वारा? किसने ये क्रिटिसाइज किया है इनको? हाँ बिल्कुल, एक्चुअली रोमांटिक टेक्स्ट पर जो है हमारे पॉल डीमन साहब थे ना, पॉल डीमन साहब थे, इनकी एक
एसे है जिसका नाम है एसे ऑन द रिटोरिक एंड एसे ऑन द रिटोरिक एंड टेम्पोरलिटी 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 इनकी एक एसे है, 1969 में आई थी। इसमें पॉल डीमन साहब ने रोमांटिक टेक्स्ट को इवेल्युएट करते समय ये बोला है कि वर्ड्सवर्थ ने मेमोरी के थ्रू यूनिफाइड सेल्फ क्रिएट करने की कोशिश की है। मतलब इनकी जो रचनाएं हैं उसमें हम देखते हैं तो इनस्टेबिलिटी है ना, स्टेबिलिटी नहीं है, मेमोरी के थ्रू ये उसको यूनिफाइड करने की कोशिश करते हैं। विच क्रिटिक प्रेज्ड वर्ड्सवर्थ फॉर मेकिंग द पोएट अ मैन स्पीकिंग टू मैन? किस पोएट ने वर्ड्सवर्थ की तारीफ करी है? इन्होंने पोएट को अ मैन स्पीकिंग टू मैन कहा है? किसने ये तारीफ करी है कि पोएट अ मैन स्पीकिंग टू मैन? किसने तारीफ करी है? हाँ बिल्कुल, ये हमारे थे आईए रिचर्ड साहब ना, 1924 में इनकी आई थी कौन सी, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। उसी में इन्होंने, रिचर्ड ने, वर्ड्सवर्थ को अप्रिशिएट किया था। Who claimed Wordsworth made the egotistical sublime a poetic virtue? किसने कहा है कि एगोटिस्टिकल सबलाइम को एक पोएटिक वर्च्यू बना दिया इन्होंने? किसने कहा है? हाँ बिल्कुल, हेराल्ड ब्लूम। हेराल्ड ब्लूम कहते हैं कि इनके अंदर जो ये एगोटिस्टिकल सबलाइम है ना, ये एक पोएटिक वर्च्यू है ना। इनकी हेराल्ड ब्लूम की 1973 में आई थी द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। उसी में इन्होंने वर्ड्सवर्थ की जो इंट्रोस्पेक्टिव थियरी है उसको तारीफ करते हुए ये कहा था। विच फेमिनिस्ट क्रिटिक रीवैल्यूएटेड वर्ड्सवर्थ रूरल आइडियलिज्म एज सटली पैट्रियार्कल? किस फेमिनिस्ट क्रिटिक ने वर्ड्सवर्थ के रूरल आइडियलिज्म को रीवैल्यूएट किया है और कहा है कि ये पैट्रियार्कल है ना, ये पूर्ण रूप से पैट्रियार्कल है? किसने कहा है? हाँ बिल्कुल, ये हैं हमारे मार्गरेट होमांस। मार्गरेट होमांस की 1980 में एक बुक आई थी जिसका नाम था वीमेन राइटर्स एंड पोएटिक आइडेंटिटी। इसी में ये जो है होमांस जो है कहती हैं कि जो रूरल आइडियलिज्म इनके अंदर है वो पैट्रियार्कल की देन है। Which critic stated that preface serves as a landmark in literary self-consciousness? लिटरेरी सेल्फ कॉन्शियसनेस की जब भी हम बात करेंगे तो हार्टमैन का नाम आएगा ना। वर्ड्सवर्थ की पोएट्री नाम से, वर्ड्सवर्थ पोएट्री 1964 में आई थी इनकी एक ऐसे, उसमें इन्होंने कहा है कि इनकी जो प्रीफेस है वो अ लैंडमार्क इन लिटरेरी सेल्फ कॉन्शियसनेस ना। लिटरेरी सेल्फ कॉन्शियसनेस में ये बिल्कुल लैंडमार्क जो है पीस है। What kind of subjects did Wordsworth prefer for poetry? प्रेफर के लिए कैसे सब्जेक्ट, पोएट्री के लिए कैसे सब्जेक्ट प्रेफर करते थे? इंसिडेंट्स एंड सिचुएशंस फ्रॉम कॉमन लाइफ ना। इनका मानना था एवरीडे लाइफ और सिंपल जो लाइफ होती है वही हमारी पोएट्री की सब्जेक्ट होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ व्हाट डज गुड पोएट्री ओरिजिनेट फ्रॉम? कह रहे हैं कि गुड पोएट्री किस चीज से ओरिजिनेट होती है? तो बिल्कुल सही है, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रांक्विलिटी ना। अच्छी पोएट्री कब निकलती है? जब इमोशंस हमारे ट्रांक्विलिटी में बिल्कुल ओवरफ्लो होते हैं तब। व्हाट डिड वर्ड्सवर्थ से अबाउट मीटर इन पोएट्री? पोएट्री में मीटर को लेके क्या कहा है इन्होंने? मीटर को लेकर इन्होंने कहा है कि मीटर क्या करता है, इट गिव्स प्लेजर एंड हाइटेंस इमोशन। ये प्लेजर देता है और इमोशन को हाइटेन करता है ना। तो मीटर क्या करता है, इनहेंस करता है इमोशनल रिस्पॉन्स को बढ़ाता है और पोएट्री को ज्यादा प्लेजरेबल बनाता है ना। विच कॉन्सेप्ट इज सेंट्रल टू वर्ड्सवर्थ पोएटिक थियरी? वर्ड्सवर्थ की जो पोएटिक थ्योरी है उसका सेंट्रल कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पर है?
तो बिल्कुल हो सकता है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। भाई यही तो मेन इनका इमोशनल कोर ऑफ पोएट्री है ना, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। Why did Wordsworth choose rustic life as poetic material? वर्ड्सवर्थ ने रस्टिक लाइफ को ही क्यों चुना पोएटिक मटेरियल के रूप में? क्योंकि वर्ड्सवर्थ का मानना था कि केवल जो हमारे नेचुरल ह्यूमन पैशंस होते हैं, अगर उनको हम अनस्पॉइल्ड फॉर्म में दिखाना चाहें तो प्रकृति ही एक ऐसी जगह है कि हम उसको प्योरली दिखा सकते हैं। तो अगर नेचुरल और प्योर इमोशन को आपको दिखाना है तो आपको रस्टिक लाइफ में जाना पड़ेगा, सिटी लाइफ में नहीं। ये माना था वर्ड्सवर्थ का। अकॉर्डिंग टू द प्रीफेस, द पोएट इज चीफली डिस्टिंग्विश्ड बाय व्हाट क्वालिटी? पोएट को कौन सी ऐसी क्वालिटी होती है जो अलग बनाती है और लोगों से, और लोगों से अलग बनाती है? ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है? और लोगों से अलग बनाती है। हम्म। हाँ बिल्कुल, ग्रेटर सेंसिटिविटी एंड इमोशनल डेप्थ इनमें ज्यादा मिलती है। इसी वजह से जो है पोएट अलग हो जाता है और लोगों से, उसके अंदर सेंसिबिलिटी ज्यादा होती है, इमोशनल डेप्थ ज्यादा होता है। हाउ डिड वर्ड्सवर्थ व्यू पोएटिक ट्रुथ? पोएटिक ट्रुथ को कैसे देखते हैं वर्ड्सवर्थ? पोएटिक ट्रुथ को ये देखते हैं एज इमोशनल एंड मॉरल ट्रुथ ना। पोएटिक ट्रुथ क्या है? इमोशनल एंड मॉरल ट्रुथ है। इनका कहना है पोएट्री इज अ मीडियम टू कन्वे मॉरल एंड इमोशनल ट्रुथ्स, नॉट जस्ट फैक्ट्स ना। केवल फैक्ट्स प्रेजेंट करने के लिए नहीं, बल्कि इमोशनल और मॉरल ट्रुथ प्रेजेंट करने के लिए भी पोएट्री का यूज होता है। विच क्रिटिक एक्नॉलेज द प्रीफेस एज द मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म? ये तो आपको बता ही दिया जो है कि मैनिफेस्टो ऑफ जो है इंग्लिश रोमांटिसिज्म किसने कहा है? हर्बर्ट रीड ने। हर्बर्ट रीड ने जो है प्रीफेस टू रोमांटिक मैनिफेस्टो। चलिए 6-7 क्वेश्चन और ले लेंगे, उसके बाद फिर आज की क्लास बंद करेंगे, गर्मी बहुत ज्यादा है। फिर आपसे मुलाकात हमारी होगी 22 तारीख को। वर्ड्सवर्थ अपोज्ड विच एस्पेक्ट ऑफ अर्लियर पोएट्री? अपनी अर्लियर पोएट्री के कौन से एस्पेक्ट को ये अपोज करते हैं? तो शुरुआत में आर्टिफिशियल डिक्शन इन्होंने भी यूज किया था एंड मैकेनिकल ऑर्नामेंटेशन, इसी को इन्होंने रिजेक्ट किया ना। 18 सेंचुरी में यूज हुआ है, थोड़ा इन्फ्लुएंस हमें इनकी जो 1893 की पोएट्री है जो इन्होंने कपलेट में लिखी थी ना, क्या नाम था, डिस्क्रिप्टिव स्केचेज एंड इवनिंग वॉक, वो दोनों। वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एम्फसाइज व्हाट काइंड ऑफ स्पीच? इनकी जो थ्योरी ऑफ लैंग्वेज है किस प्रकार के स्पीच पर जोर देती है? तो ये देती है रियल स्पीच ऑफ कॉमन मैन पर। ठीक है, इनका कहना था कि लैंग्वेज जो होती है वो यूज्ड बाय कॉमन मैन जो है वही सबसे अच्छी लैंग्वेज होती है पोएट्री के लिए। इन द प्रीफेस हाउ इज द पोएट डिस्क्राइब्ड इन रिलेशन टू ऑर्डिनरी मैन? कह रहे हैं प्रीफेस में पोएट और ऑर्डिनरी मैन के रिलेशन को कैसे दिखाया गया है? तो पोएट को दिखाया गया है कि पोएट है मैन स्पीकिंग टू मैन ना, एक ऐसा इंसान है जो मैन से बात करता है ना, मतलब शेयरिंग कॉमन ह्यूमन फीलिंग्स, जो कॉमन ह्यूमन फीलिंग्स को शेयर करता है उसी को कहा है। ठीक है, विच पोएटिक genre डिड वर्ड्सवर्थ अटेम्प्ट टू रीडिफाइन इन द प्रीफेस? प्रीफेस में कौन से पोएटिक genre को रीडिफाइन करते हैं? तो सबको पता है बैलेड, बैलेड को रीडिफाइन करते हैं ना। कहते हैं बैलेड में बहुत ज्यादा एग्जैगरेशन नहीं होना चाहिए, बल्कि इट शुड बी बेस्ड ऑन रियल लाइफ इमोशंस, रियल लाइफ इमोशंस पर बेस्ड होना चाहिए।
व्हाट इज द रोल ऑफ इमेजिनेशन इन वर्ड्सवर्थ थियरी? इमेजिनेशन का क्या रोल है? तो भाई इमेजिनेशन ही तो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। टू शेप एंड एलिवेट फीलिंग ना, ये हमारी फीलिंग को शेप करना और उसको एलिवेट करने का काम करती है ना। हाउ डज वर्ड्सवर्थ डिफरेंशिएट पोएट्री फ्रॉम साइंस? कह रहे हैं साइंस और पोएट्री को कैसे डिफरेंशिएट किया है? तो कहते हैं कि पोएट्री सुपीरियर है बिकॉज ऑफ इट्स इमोशनल अपील। साइंस से सुपीरियर बनाया है। क्या हर ब्रांच ऑफ नॉलेज से सुपीरियर ये बताते हैं। पोएट्री इज द ब्रेथ एंड फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल ह्यूमन नॉलेज ना, जितना नॉलेज है सब में सबसे अच्छी कौन है? पोएट्री है। व्हाट वाज वर्ड्सवर्थ एटीट्यूड टुवर्ड पोएटिक रूल्स? पोएटिक रूल्स के प्रति इनका क्या एटीट्यूड था? तो ये मानते थे कि बहुत ज्यादा पोएटिक रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए बट गाइडेड बाय फीलिंग। फीलिंग से गाइडेड हो, फ्लेक्सिबल हो ना, बहुत ज्यादा रिजिड स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा फॉर्म इन सब का फॉलो करने के पक्ष में ये नहीं थे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही करते हैं, उमस बहुत ज्यादा है। और फिर आपसे हम मिलेंगे 22 तारीख को, 19, 20 एंड 21। 3 दिन आपका कंप्लीटली बंद रहेगा, तो आप इन 3 दिन में जितने पिछले वीडियोस हैं सबको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, कोशिश करिएगा जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। स्पेशली विलियम जे लॉन्ग ई एल्बर्ट को आप लोग बार बार रिवाइज करिए। ये बुक अगर आपको एकदम रट गई तो बहुत सारी चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी। फिर जो एमसीक्यूज करा रहे हैं इसको आप रिवाइज करिए। ठीक है, तो मिलते हैं उसी दिन से हम लोग फिर शुरुआत करेंगे आपकी इंडियन राइटिंग की भी। अब एक दिन के लिए उसकी शुरुआत नहीं करेंगे और 22 तारीख को फिर आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, चलिए टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं आप सभी से, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। 22 को मुलाकात होगी। थैंक यू ऑल।